इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के नए महालेखा नियंत्रक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये कौन बने हैं? तो आंसर होगा एस एस दुबे। तो एस एस दुबे वित्त मंत्रालय के 28वें, कौन से नंबर के? 28वें सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं। बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया? भारती दास का, जो आपको याद हो तो पिछले साल ही 27वीं महालेखा नियंत्रक बनी थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगर गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो ये हमारे सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। और आपको याद होगा अभी इनको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक, एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना था 2024 से लेकर 2027 तक के लिए। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। अभी नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने थे? बीवीआर सुब्रमण्यम बने थे, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। अभी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन बने? राजीव रघुवंशी बने। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। और चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रेग फुलटन। तो हॉकी इंडिया ने साउथ अफ्रीका के क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच बनाया है। और वे किन की जगह लेंगे? ग्राम रीड की जगह लेंगे, जो अभी जनवरी 2023 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब आपके मन में आएगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के तो नए बन गई है क्रेग फुलटन, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। अच्छा यूं बताओ, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो फिर आंसर होगा जेनेकी शॉपमैन, ये नीदरलैंड के हैं। गिलबर्ट हॉन्गबो की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं ये, और इस पद पर आने वाले ये पहले अफ्रीकी भी है, तो नाम इंपॉर्टेंट है। आईसीसी के अध्यक्ष आप जानते हो ग्रेग बार्कले हैं, और ये कहां से हैं? ये न्यूजीलैंड से हैं। अच्छा, हॉकी से आपको याद आएगा अभी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि लेह लद्दाख में हुई थी, उसको आईटीबीपी ने जीता था। किसे हराया था? लद्दाख स्काउट्स को। और अभी इसी साल हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उड़ीसा में, जो कि इसका 15वां संस्करण था। उसमें पहले स्थान पर जर्मनी था, तो दूसरे पे बेल्जियम था, तो तीसरे पे नीदरलैंड था। वैसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? दिलीप टिर्की हैं, पिछले साल ही बने थे। और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी नए अध्यक्ष बने, मोहम्मद तैयब इकराम उनका नाम है। और आपको याद होगा पिछले साल सुल्तान जौहर हॉकी कप, ये तो मलेशिया में होता है, लेकिन जीता किसने था? भारत ने, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और इसी तरह से FIH हॉकी 5S का पहला खिताब भी भारत ने जीता था, पोलैंड को हराया था। कहाँ हुआ था? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। हॉकी से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज हैं, वो भी ध्यान रखो, जैसे कि अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया। क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं कि ये कप जो है, ये ट्रॉफी है, इसका संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO कौन बने? तो आंसर होगा पंकज गुप्ता। तो अभी प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने पंकज गुप्ता को MD CEO के रूप में नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? कल्पना संपत की जगह लेंगे। बाकी शैलेश पाठक, ये फिक्की के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल बने थे अभी। सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी, और शुक्ला जी से ही याद आएगा रश्मि शुक्ला का नाम, सशस्त्र सीमा बल की डायरेक्टर जनरल बनी है। तो नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। तो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पारंपरिक चिकित्सा यानी कि ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट पर पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया। कहां पे किया? असम के गुवाहाटी में, जिसका उद्घाटन किया है हमारे आयुष मंत्री, और वो कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। वैसे आपको याद है 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ये भारत कर रहा है। भारत के पास इस साल G20 की भी अध्यक्षता है और SCO की भी अध्यक्षता है। 2022 में अगर बात करें SCO की अध्यक्षता ये समरकंद में हुई थी। ये कहां पर है? उज्बेकिस्तान में। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसकी स्थापना होती है सन 2001 में। हेडक्वार्टर मिलेगा बीजिंग, चाइना में। और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे। टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 8 हैं। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और अभी इसने नया मेंबर कौन सा बन गया? 9th नंबर का ईरान बन गया।
और अगर आपसे पूछा जाए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल कौन सी बनी है, वाराणसी आंसर होगा। अच्छा, आपने इसके बारे में अभी और पढ़ा होगा जब हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का जो इस साल 36वां संस्करण है उसका आयोजन होगा कहाँ पे, हरियाणा के फरीदाबाद में। उसमें थीम स्टेट है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो, और इसमें पार्टनर कंट्री कौन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश हैं वो। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन बने, झांग मिंग बने थे, पिछले साल ही बने थे। अगला प्रश्न है कि भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर ये कहां पे स्थापित किया, तो आंसर होगा विदर्भ में। अच्छा, ये क्या होता है, तो हाईवेज के किनारे मतलब रोड साइड पे आपने इस तरह के स्ट्रक्चर देखा होगा, उसे ही कहते हैं क्रैश बैरियर। तो वैसे तो वो स्टील के बने हुए होते हैं, पर दुनिया में अभी पहली बार इसे बांस का बनाया गया है। और बना करके कहां पे स्थापित किया, कहां पे लगाया गया, तो विदर्भ महाराष्ट्र में वाणी वरोरा हाईवे पर इसे लगाया गया। लगभग 200 मीटर लंबाई में इसको लगाया गया है। और याद रखना, यह भी पूछा जा सकता है कि इसको क्या नाम दिया गया। इसको नाम दिया गया, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, बहुबल्ली। बाहुबली नहीं, बहुबल्ली। वैसे तो आपको पता है ये जो क्रैश बैरियर हैं ये काम क्या आते हैं, जैसे कि हाईवे पे कोई तेज गाड़ी चल रही है, अनकंट्रोल्ड वो हो जाती है तो वो इनसे टकरा करके रुक जाएगी, मतलब वो ऑफ रोड नहीं होगी, रोड के नीचे नहीं जाएगी, वहीं टकरा करके रुक जाएगी, उसकी गाड़ी की स्पीड को कम कर देंगी। अच्छा, एक और प्रश्न बन सकता है, अभी हमने बांस से बनाया ना इन बैरियर को, तो कौन से बांस की प्रजाति इस्तेमाल हुई है, तो बम्बूसा बालकोआ। वैसे बैम्बू से आपको एक डे जरूर याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता है, वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को मनाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और पूछूंगा, केवीआईसी ने अभी बोल्ड प्रोजेक्ट को कहां से शुरू किया था, तो याद रखना राजस्थान के उदयपुर में एक आदिवासी गांव है निखला मांडवा, वहां से। बोल्ड का मतलब हो गया बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना और याद रखना इसको। चलिए फिर बताइए, पहली बार महिला प्रीमियर लीग ये किस स्थान पे शुरू हुई, तो आंसर होगा नवी मुंबई। तो याद रखना 5 टीमों वाली महिला प्रीमियर लीग अभी 4 मार्च 2023 को नवी मुंबई में शुरू हो चुकी है। और वो 5 टीमें कौन कौन सी है, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु, यूपी वॉरियर और गुजरात जायंट्स। और इनकी कप्तान कौन कौन है ये भी मैं आपको बता चुका हूं कुछ, तो जैसे कि मुंबई इंडियंस की बनी है हरमनप्रीत कौर, दिल्ली कैपिटल्स की है मैग लेनिंग, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की है स्मृति मंधाना, जो सबसे महंगी बिकी थी, हमने बात करी थी इसके ऑक्शन में, सबसे महंगी नीलाम हुई थी। और यूपी वॉरियर की है ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली, और गुजरात जायंट्स की है बैथ मुनी। अच्छा, शुरू तो ये हो चुके हैं, इसका फाइनल ये 26 मार्च को होगा मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। अच्छा चलो, यहाँ तो हमने बात कर ली वुमेन्स प्रीमियर लीग की जो पहली बार शुरू हुआ। अगर आईपीएल की हम बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग, और 2022 में हुआ था लास्ट टाइम ये, जो उसका 15वां एडिशन था, उसमें टोटल 10 टीमें थी, 2 नई टीमें शामिल हुई थी। उनके नाम क्या हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। गुजरात टाइटंस के जो कप्तान थे वो हार्दिक पांड्या बने थे, और लखनऊ सुपर जायंट्स के बने थे केएल राहुल। और उसको जीता किसने था, गुजरात टाइटंस ने ही जीता था, राजस्थान रॉयल्स को हरा करके। तो पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन ये किस स्वदेशी पोत पर किया गया, तो आंसर होगा आईएनएस विक्रांत। तो अभी वर्ष 2023 का नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन अभी 6 मार्च 2023 को शुरू हुआ। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार सम्मेलन भारत के प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर हुआ है। इस वर्ष कमांडरों का सम्मेलन का पहला चरण समुद्र में आयोजित किया जा रहा है, तो ये आप याद रखना। और आईएनएस विक्रांत तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, हमारा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये, जिसका निर्माण कहां पे हुआ था, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। अच्छा, क्या हमारे पास केवल एक ही विमान वाहक पोत है, नहीं, हमारे पास एक और है आईएनएस विक्रमादित्य, वो हमने रशिया से लिया था। लेकिन विक्रांत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा पहला स्वदेशी है, इंडिजीनियस है, हमने बनाया है। बाकी आईएनएस अर्नाला ये भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है, और आईएनएस अरिहंत ये भारत की पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी है। और पनडुब्बी से आपको मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माण हो रहा है 6 पनडुब्बियों का, 5 बन चुकी है, वैसे 6 बननी है। मैं आपको 6 के नाम बता देता हूं। पहली थी कलवरी, फिर है खांडेरी, एक है करंज, एक है वेला,
एक है वागीर और एक है वागशीर। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा पोर्टर पुरस्कार। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 संकट से सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आप जानते हो मनसुख मांडविया हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव कौन है? राजेश भूषण हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने 2023 के लिए पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता? तो आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ला ने। तो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लेखक और प्रख्यात हिंदी साहित्यकार हैं ये विनोद कुमार शुक्ला, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए ये पैन नाबोकोव पुरस्कार जीता है। और इस तरह से वे पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं जिनको इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ फेमस साहित्यिक रचनाएं हैं, जैसे कि नौकर की कमीज 1979 में आई थी, सब कुछ होना बच्चा रहेगा 1992 में आई थी। बाकी इस पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 2016 में पैन अमेरिका के द्वारा व्लादिमीर नाबोकोव लिटरेरी फाउंडेशन के सहयोग से एक जीवित लेखक को सम्मानित करने के लिए की गई थी। पुरस्कार के रूप में इसमें $50,000 मिलते हैं। तो इस प्रश्न से सिंपल एक लाइन में याद रखना है, 2023 का पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? विनोद कुमार शुक्ला ने जीता है। हमने कहा कहां से हैं ये? छत्तीसगढ़ से हैं। बाकी देखो, हरि बाल कृष्णन का नाम सुना है आपने, 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा ने। और अप्पा साहेब धर्माधिकारी अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता 2022 के लिए। तो ये नाम भी न्यूज में थे, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने 76वीं संतोष ट्रॉफी जीती है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा फुटबॉल से। अभी इसका फाइनल कहां पे खेला गया था? सऊदी अरब में खेला गया था। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में इसको जीता है कर्नाटक ने। बात करें उप विजेता कौन है या कर्नाटक ने किसको हराया? मेघालय को हराया। और आपको बता दूं, कर्नाटक ने 54 सालों में 54 ईयर्स में पहली बार संतोष ट्रॉफी को जीता है। और मेघालय की टीम पहली बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। तो पहले स्थान पे कर्नाटक, दूसरे पे मेघालय और तीसरे पे पंजाब रही। तो 1968-69 के बाद कर्नाटक की ये पहली ट्रॉफी है। वैसे इससे पहले वे मैसूर रियासत के रूप में 4 बार ट्रॉफी जीत चुका है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। हमने कहा संतोष ट्रॉफी संबंध फुटबॉल से है। इस बार इसका 76 नंबर का एडिशन है। कर्नाटक ने इसको जीता है मेघालय को हरा करके। तो इतना आप याद रखना। पिछले साल 75वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी? केरल ने जीती थी पश्चिम बंगाल को हरा करके। ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो यह है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023। बात करें कहां पे हुई? तो ईरान के उर्मिया में ये हुई, और इसे पहली बार भारत ने जीता है। भारत ने किसको हराया या उप विजेता कौन रहा? तो आंसर होगा ईरान। अच्छा, इसमें भारत के कप्तान कौन थे? अंकुश राठी थे। और याद रखना, ये इस बार इसका सेकंड एडिशन है। पहला संस्करण इसका 2019 में हुआ था, जिसको ईरान ने ही जीता था। तो क्या क्या याद रखना है? जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 कहां पे हुआ? ईरान में। किसने जीता? भारत ने। किसको हराया? ईरान को हराया। अच्छा, कबड्डी से ही आपको याद आएगा, अभी वीवो प्रो कबड्डी लीग इसका नवा संस्करण हुआ था, जिसको जयपुर पिंक पैंथर ने जीता। किसे हराया? पुनेरी पल्टन को हराया। और कबड्डी से ही याद रखना, 2025 में जो चौथा कबड्डी विश्व कप होगा वो इंग्लैंड में होगा। और ये पहली बार है जब एशिया के बाहर ये कबड्डी विश्व कप होगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना। बाकी आप जानते हो, अभी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में। उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा करके। और अभी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में ही। पहली बार यह आयोजन हुआ था और इसको किसने जीता? भारत ने जीता था। चलो आप ये बताओ, भारत ने किसको हराया था? मेरा प्रश्न है आपसे, भारत ने इसमें किसको हराया था?
और अभी हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। ये 15वां एडिशन था इसका। इसको जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हरा करके। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने 2022 का बीबीसी इंडियन सुपर वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो आंसर होगा मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू, इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखना, ये एक वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। बीबीसी के अनुसार मीराबाई चानू को पब्लिक वोटिंग के आधार पर विजेता घोषित किया गया। और आपको बता दूं, वे लगातार दूसरी बार यह अवार्ड जीत रही है, यानी कि पिछला वाला भी इन्होंने ही जीता था। मीराबाई चानू वे ओलंपिक के इतिहास में सिल्वर मेडल जीतने वाली दुनिया की पहली भारतीय वेटलिफ्टर है। वैसे आपको बता दूं एक्स्ट्रा जानकारी में, यह पुरस्कार पहली बार 2020 में दिया गया था। तो 2020 में जो दिया गया था वो 2019 के लिए दिया गया था। किसे? पीवी सिंधु को, वो बैडमिंटन प्लेयर है। फिर दूसरी बार 2021 में दिया गया था कोनेरू हम्पी को, वो चेस प्लेयर हैं, 2020 के लिए दिया गया था उस वक्त। फिर तीसरी बार 2022 में दिया गया था, हमने कहा मीराबाई चानू को, 2021 के लिए। और अब ये चौथी बार दिया जा रहा है 2023 में मीराबाई चानू को ही 2022 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे 2022 का बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का विजेता चुना गया? तो आंसर होगा भाविना बेन पटेल को। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 के रजत पदक विजेता हैं भाविना बेन पटेल, जिनको बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का विजेता चुना गया। याद रखना, उनका संबंध किस खेल से है? कई बार डायरेक्ट मान लो ये प्रश्न नहीं उठ के आया, इसी में से प्रश्न निकाल के एक और प्रश्न पूछ लिया कि बताओ ए भाई, भाविना बेन पटेल का संबंध किस खेल से है? तो आंसर करना टेबल टेनिस से। और टेबल टेनिस से एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, कि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता था? इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में आता है तो। अच्छा, इनके अलावा अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बॉक्सिंग में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली नीतू घनघस को बीबीसी इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का विजेता चुना गया है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और देखो, पैरा एथलीट से 2-3 नाम मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो एक तो देवेंद्र झाझरिया का नाम याद रखना, पैरा जेवेलियन थ्रोवर हैं ये, जेवेलियन थ्रोवर यानी कि भाला फेंक। और वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में 2 बार गोल्ड जीता है। और अभी 2022 में पद्म भूषण भी उनको मिला था, और इस तरह से पद्म भूषण अवार्ड पाने वाले वो पहले पैरा एथलीट भी हैं। अवनी लखेरा आप जानते हैं, पैरा शूटर हैं ये। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड जीता था, और इस तरह से पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ये। तो नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मार्च को। तो हर साल 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? हमारे देश के सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त करना। और इस बार की थीम क्या है? युवा दिमाग का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें, यानी कि नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा इसका भी 4 मार्च को। तो हर साल विश्व भर में 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? बदलते परिप्रेक्ष्य, चलो मोटापे के बारे में बात करते हैं, यानी कि चेंजिंग पर्सपेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में एमएसएमई के उद्योग मेले और प्रदर्शनी का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो आंसर होगा कोटा में। तो हमारे जो एमएसएमई मंत्री हैं नारायण रणे, जिन्होंने राजस्थान के कोटा में एमएसएमई उद्योग मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, और इसका आयोजन एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस मेले का आयोजन लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला, उनकी पहल पर किया गया। इसमें 125 से अधिक स्टॉल लगाए गए। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और एमएसएमई डे 27 जून को मनाते हैं। चलो एक प्रश्न पूछता हूँ, किस बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा इंडियन बैंक। एक और प्रश्न का उत्तर दो, अभी किस राज्य ने एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और उसके विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 जीता? तो आंसर होगा उड़ीसा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ अभियान शुरू किया था, तो भी आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय ने।
और याद रखना इसी कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण भी किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था। और कुछ समय पहले ओम बिरला जी ने कोटा में ही सुपोषित मां अभियान भी शुरू किया था। एक्चुअली में ये जो ओम बिरला है ना, लोकसभा अध्यक्ष, इनका निवास स्थान यहीं पर है कोटा में। इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो यही है, कोटा बूंदी। तो ये आप ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। एक्चुअली में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 4 मार्च को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किए। इसके अलावा उन्होंने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को भी लॉन्च किया, जिसकी थीम है सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में लोगों को प्रेरित करना, जागरूक करना। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 2 मार्च 2023 को नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का आयोजन ये संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में किया गया। ये इसका 4था संस्करण है। इसकी थीम क्या है? एक बेहतर कल के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एल.एस. बालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है जेल की। पूछ रहे हैं वे किस देश के हैं? तो आंसर होगा बेलारूस। आपको याद तो होगा 2022 में एक व्यक्ति थे और 2 संस्थाएं थी जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, और वो व्यक्ति यही थे, बेलारूस के एल.एस. बालियात्स्की। और वो 2 संस्थाएं कौन सी थी? एक तो रशिया का मानवाधिकार संगठन था मेमोरियल, और एक यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इनको मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। और अभी मार्च 2023 में एल.एस. बालियात्स्की को बेलारूस की एक अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि इन्हें जेल में क्यों डाला गया? तो उन्हें सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने का दोषी ठहराया गया, और इसी कारण उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। वैसे आपको बता दूं, वे वियासना मानवाधिकार समूह के सह संस्थापक भी हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पे बात उठी है नोबेल पुरस्कार की, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि 2022 में किस किस सेक्टर में, किस किस क्षेत्र में किसे पुरस्कार मिला था। वैसे तो मैं इसके ऊपर एक ट्रिकी वीडियो बना चुका हूं, उम्मीद करूंगा आप लोगों ने देखा होगा। देखो, अगर भौतिकी का बात करते हैं, फिजिक्स का, तो 3 लोगों को मिला था, एलन, जॉन क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को। मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांते पाबो को मिला था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 जनों को मिला था, बेरी शार्पलेस, मार्टिन मॉर्डल और कैरोलिन बर्टोट्जी को। लिटरेचर में यानी कि साहित्य में एनी एनॉक को मिला था। और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी में 3 जनों को मिला था, बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविक को। और अगर आपने वो ट्रिकी वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, ताकि एग्जाम टाइम में अगर यहां से प्रश्न बने तो आपसे वो छूटे ना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बनेगा? तो आंसर होगा मऊगंज। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, अभी उन्होंने ऐलान किया है कि मऊगंज को राज्य का 53वां जिला बनाया जाएगा। और इस जिले की 4 तहसीलें होंगी। कौन कौन सी? नईगढ़ी, मऊगंज, हनुमना और देवतालाब। फिलहाल ये सभी इलाके रीवा जिले में आते हैं। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का 53वां नया जिला बनेगा कौन सा? मऊगंज। इससे पहले पश्चिम बंगाल में पिछले साल 7 नए जिले बनाए गए थे, तो टोटल कितने हो गए? अब वहां 23 हो गए। अभी आंध्र प्रदेश में भी 13 नए जिले बने थे, और इस तरह से वहां टोटल हो चुके हैं 26। चलो, एक प्रश्न का उत्तर तो आप ही लोग देना। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना था, और किस राज्य का है ये बताओ। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप ये कहां पे खोजा गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा के जाजपुर जिले में जो खोंडा लाइट खनन स्थल है, वहां पर 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। अच्छा, ये खोंडा लाइट ये वही स्थान है जहां से 12वीं शताब्दी में जगन्नाथपुरी मंदिर में जो पत्थर यूज हुए हैं वो यहीं से लाए गए थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना होती है 1861 में। इसके कई बार जनक या संस्थापक पूछे जाते हैं, तो उनका नाम याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंगम है। और इसके हेड हैं वर्तमान में वी विद्यावती हैं। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में। चलिए फिर बताइए,
मुंबई का प्रसिद्ध वड़ा पाव दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 13वें स्थान पे। तो याद रखना, मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड वड़ा पाव ये दुनिया के टॉप 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में 13वें स्थान पर है। इस लिस्ट को टेस्ट एटलस ने जारी किया है। ये एक क्रोएशियाई बेस्ड फूड ट्रेवल गाइड वेबसाइट है और इसमें पहले नंबर पर रहा है तुर्की का मकबरा सैंडविच, दूसरे स्थान पर रहा है पेरू का बूटीफारा सैंडविच और तीसरे स्थान पर रहा है अर्जेंटीना का डी लोमो सैंडविच और भारत का वड़ा पाव 13वें स्थान पर रहा है। फिर बताइए, अभी किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर समारोह 2023 में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। अच्छा, 2023 में ये कौन से नंबर के ऑस्कर अवार्ड्स हैं? 95 नंबर के, जिसमें पुरस्कार देने के लिए भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को आमंत्रित किया गया है। इनके अलावा वैसे और भी होंगे एक्टर्स जो अवार्ड रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन भारतीयों में बात कर रहे हैं तो दीपिका पादुकोण है। और दीपिका पादुकोण से आपको याद आएगा, अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था, अभी नवंबर दिसंबर में हुआ था लास्ट ईयर कतर में, जिसको आपको याद होगा अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के, याद है? उसकी ट्रॉफी को भी अनवील यानी कि उसका अनावरण भी इन्होंने किया था, दीपिका पादुकोण ने। और देखो, अगर ऑस्कर अवार्ड्स की बात करते हैं, जिसे अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1929 में। हमने कहा 2023 में 95 नंबर का एडिशन है। एक अच्छा प्रश्न यहां से बनता है जो अक्सर एज ए स्टैटिक आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि वो पहली भारतीय कौन थी जिन्हें ये अवार्ड मिला था? तो आंसर याद रखना, भानु अथैया थी वो। 1983 में गांधी मूवी में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ये अवार्ड मिला था उनको।